नमस्कार। आप देख रहे हैं साहित्य तक। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। यह कार्यक्रम है बातें मुलाकातें और साहित्य तक। स्टूडियो में आज मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि प्रोफेसर संजय द्विवेदी का परिचय कोई एक नहीं है। लेखक, पत्रकार, प्राध्यापक, संपादक और मीडिया समीक्षक के रूप में आपकी एक बड़ी अच्छी खासी पैठ और व्याप्ति है। ढेर सारी पुस्तकें लिख चुके हैं और लगभग 2 दशक से अधिक समय से मीडिया जगत में शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा अखबारों में लेखन, पत्र पत्रिकाओं में लेखन, संपादन, कई सारी ऐसी पत्रिकाएं जो मीडिया के क्षेत्र में जानी पहचानी गई हैं, उनका भी संपादन करते रहे हैं। वर्तमान में जो भारतीय जन संचार संस्थान है उसके महानिदेशक, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में भी उसके संस्थापक और संरक्षक। तमाम मतलब मैं अगर जगहों में परिचय दूं तो वह पूरी बात हमारी केवल परिचय में निकल जाएगी। मैं प्रोफेसर द्विवेदी सबसे पहले आपका अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं और मैं शुरुआत आपके बचपन से करना चाहता हूं, क्योंकि आपका जो मीडिया का काम है वह कोई छोटा मोटा काम नहीं है। जैसे मैं अभी आपकी पुस्तकों पर ही आ जाएं तो कम से कम 3 पुस्तकें अभी मेरे सामने हैं, जिसमें अमृत काल में भारत बोध का नया समय और न हन्यते, जो पावन स्मृतियों का रेखांकन है आपका, जिसमें आपने तमाम महान लोगों को याद किया और महान लोगों के साथ साथ उन साधारण लोगों को भी याद किया है जिनका जीवन महान था, जिनके उपदेश या जिनका संदेश महान था। और खास बात यह है कि उसमें बहुत नामचीन लोगों के साथ साथ समाज के उस वर्ग के लोगों को जो उनका व्यक्तित्व विराट था, आपने इसमें अपनी स्मृति में संजोया है। तो चूंकि स्मृतियों की बात हम कर रहे हैं, भारत बोध की बात कर रहे हैं, अमृत काल में भारत की बात कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रोफेसर संजय द्विवेदी जिनके साथ मैं आज यहाँ बैठा हूँ, उनका निर्माण कैसे हुआ? देखिए, बस्ती उत्तर प्रदेश का एक बहुत छोटा सा शहर है, बल्कि वन रोड सिटी है आप कह लें। वहाँ मेरे पिताजी हिंदी के प्राध्यापक थे। किसान डिग्री कॉलेज है बस्ती में, वहाँ पर वही मेरी मतलब एक तरह से पढ़ाई लिखाई हुई प्रारंभिक, और 10+2 12वीं तक की मेरी वहाँ पढ़ाई हुई। मेरे पिताजी के साहित्य के प्राध्यापक थे, तो घर में पत्र पत्रिकाओं का आना, अखबारों का आना और साहित्य से जुड़े लोगों का आना, उनकी चर्चाएं, काव्य गोष्ठियाँ, ये सब होती रहती थी। पर मुझे लगा कि साहित्य की जो दुनिया है वो उसमें मैं प्रवेश उस तरह से नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जो उन लोगों के एक्सीलेंस को देखता था, उनकी भाषा को देखता था, उनके संवाद को देखता था, तो मुझे लगता था मैं यहाँ थोड़ा सफल नहीं हो पाऊंगा, तो मैं कोई उपमार्ग चुन लेता हूँ। तो मैंने फिर पत्रकारिता में जाने का निर्णय किया और मैं कह सकता हूँ कि 10वीं में ही मेरी लेटर टू एडिटर, संपादक के नाम पत्र, कुछ बच्चों के लिए कविताएं, और बहुत 9वीं 10वीं में मेरी एक किताब भी छप के आ गई बच्चों की, सावक के नाम से, जिसमें बाल कविताएं। हालांकि मैंने उसके बाद नहीं लिखी फिर बाल कविताएं, और इस तरह से लिखने का एक शौक पैदा हो गया। उस समय वहाँ से जो प्रमुख समाचार पत्र निकलते थे लखनऊ से, वहाँ पे रचनाएं भेजते थे, वो भी छपनी शुरू हो गई। कुछ मनी ऑर्डर भी आने शुरू हो गए। तो एक उत्साह बन गया हमारा उस लिखने पढ़ने का। तो बहुत कम उम्र में उस परिवेश के नाते, परिवार के खासकर पिताजी के नाते, एक हमारा शब्दों की दुनिया से रिश्ता बन गया, जो अभी तक जारी है। अब लिख करके मुझे मतलब बड़ा आनंद आता है, बड़ा सुकून मिलता है, और न लिखूँ तो लगता है कुछ छूट गया मेरे से। और एक समय तो ऐसा था कि जब मैं इस दायित्व पे नहीं था IMC DG के, तो नित्य ही मैं लिखता था। बल्कि एक अखबार के लिए मैं काम छोड़ चुका था, तब भी उनका संपादकीय मैं बहुत समय तक लिखता रहा। मैंने कहा यार देखो, हमसे संपादकीय तो लिखवाओ, नहीं मैं करूँगा कैसे सुबह उठ के। तो मैं चाय का कप खत्म करते करते उनका संपादकीय लिख देता था। वो बड़े प्रसन्न भी रहे और काफ़ी समय से मुझसे लिखवाते रहे। फिर बाद में दूसरे तरह के दायित्व मेरे पास, प्रशासनिक दायित्व आ गए, तो समय का थोड़ा अभाव हुआ। वहाँ पे मुझे रजिस्ट्रार का दायित्व मिला, फिर कुलपति का दायित्व मिला। फिर तो मेरा उस तरह से रोज़ दिखना तो नहीं हो पाता,
पर अगर मैं रोज लिखूं तो मुझे आनंद आएगा, मैं ऐसा कह सकता हूँ। नहीं, अब यहाँ से एक देखिए सवाल जो उठता है, आप 3 क्षेत्रों की बात हम लोग लगभग इस समय कर रहे हैं। एक साहित्यिक परिवेश जो आपको बचपन से मिला, और जहाँ आप ये कह रहे हैं कि मुझे लगा कि ये थोड़ा कठिन या दुरूह क्षेत्र है और मैं इसका एक उपमार्ग चुनता हूँ, और उपमार्ग के तौर पर आपने पत्रकारिता को चुना। आप लगातार मैं जो समझता हूँ, जो आपके जीवन वृत्त को देखता हूँ, उसमें 1.5 दशक का समय लगभग आपका अध्यापन का है। और अध्यापन भी कोई छोटा-मोटा मैं नहीं कह सकता, मतलब पत्रकारिता के जो छात्र जो आज राष्ट्र की मुख्य धारा के मीडिया हाउसेज का नेतृत्व कर रहे हैं, उस तरह के संस्थानों के आप प्रमुख रहे हैं। मतलब कुशाभाऊ ठाकरे राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी, मतलब हिंदी पत्रकारिता का जो गढ़ हो सकता है, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनसंचार संस्थान की बात हम कर रहे हैं। तो एक प्राध्यापक, एक लेखक, एक संपादक, भले ही आप साहित्य से तो बचने की आपने जो कोशिश शुरू में की, लेकिन हालांकि आप अगर हाई स्कूल में ही पुस्तक छप चुकी थी और वो भी कविता की, भले ही बाल कविताएं थी, तो अब मैं समझ सकता हूं कि आप उससे बच नहीं पाए, और वो आपके लेखन में अभी भी, इसमें भी जो पुस्तकें मेरे सामने हैं, या आपको जब भी पढ़ता हूं मैं, सोशल मीडिया पे भी आप काफ़ी सक्रिय रहते हैं, तो वो जो साहित्य की बुनावट और बनावट आपके अंदर थी, वह तो दिखती है, उससे तो आप बच नहीं पाए। लेकिन अगर मैं इन दोनों विधाओं में आपको कहूं कि आप बतौर पत्रकार और बतौर पत्रकार शिक्षक, किसमें आपको ज़्यादा आनंद आता है और कौन सा ज़्यादा चुनौतीपूर्ण लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि जब मैं पत्रकारिता में लगभग, मैंने आप ठीक कहा कि मैंने 15 साल पत्रकारिता में गुजारे हैं और बहुत मेहनत से काम किया। उस समय का एक अलग ही दौर था, अलग उत्साह था, आयु भी कम थी, कम आयु में उत्साह भी ज़्यादा रहता है। तो खूब ताबड़तोड़ लिखा, खूब गलतियाँ भी की, फटकारे भी मिली, नौकरियों से भी निकाले गए, मतलब जो होता है पत्रकारिता का संघर्ष हो रहा। और मुझे लगता है उन 14 सालों को मैं सबसे महत्वपूर्ण अपने जीवन के साल मानता हूँ। और ये भी बड़ा सौभाग्य रहा कि बहुत कम उम्र में मैं एक दैनिक अखबार का संपादक बन गया, 24 साल की एज में। और उसके बाद मैं लगातार जो है संपादक की भूमिका में ही रहा, और बाद में कुछ समय एक टेलीविज़न चैनल में भी काम किया छत्तीसगढ़ के। तो मुझे लगता है कि वो जो काम है, रोज़ का काम जो है, और रोज़ खबरों से जूझना, रोज़ कुछ नया निकाल के लाना, रोज़ कुछ नए तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करना, मुझे लगता है बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। अध्यापक आने के बाद थोड़ी-सा मेरे अंदर ठहराव आया है एक तरह से। और शुरू के दिनों में तो मैं टीचर बाई प्रोफ़ेशन रहा ज़रूर, पर जब समय बीतता गया तो मैं टीचर बाई नेचर भी हो गया। जी। और एक अध्यापक की जो एक गंभीरता होती है, एक अध्यापक की जो ड्रेस सेंस होती है, एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के सामने थोड़ा रोल मॉडल की तरह पेश होना पड़ता है। उसके नाते बहुत सारे संयम मुझे अपनाने पड़े, क्योंकि जिस व्यवसाय में आप होते हैं, उस व्यवसाय की विशेषताओं को आपको ग्रहण करना चाहिए, तभी आपको वहाँ स्वीकृति मिलती है। जैसे मैं बहुत ज़माने हो गए मुझको, मैंने हाफ शर्ट नहीं पहनी है, मैं बिना जैकेट के कभी निकलता नहीं हूँ, और ढीली-ढाली पैंट पहनता हूँ, और तो एक अध्यापक जैसा दिखूँ और एक प्रोफ़ेसर जैसा मेरा लुक भी हो, ना सिर्फ मेरा काम हो, उस पे मैंने काफ़ी काम किया। और एक अध्यापक के नाते भी मुझे अपने विद्यार्थियों को बहुत स्वीकृति मिली, क्योंकि मैं बहुत परिश्रम करके, क्योंकि मेरे फील्ड का एक फर्स्ट हैंड अनुभव था, अखबारों का, टेलीविज़न का। तो उस फर्स्ट हैंड अनुभव के नाते मेरी कक्षाएँ शायद ज़्यादा इंटरेक्टिव थीं, और विद्यार्थियों ने बहुत एक अच्छे टीचर की तरह मुझे मान दिया। और मुझे लगता है कि दोनों जो भूमिकाएँ हैं मेरी, एक संपादक के रूप में और एक शिक्षक के रूप में, उन दोनों भूमिकाओं में मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने साथ न्याय कर पाया और लोगों के लिए काम कर पाया। और ये मतलब उसको तुलना करना ठीक नहीं, कि दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं बिल्कुल। नहीं, इसीलिए देखिए मेरा मैं एक सवाल इस बात से और भी उठता है कि जब आपने पत्रकारिता शुरू की, और आज जब देश के सबसे या दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण संस्थान में आप उसके महानिदेशक के तौर पर जब हम बात कर रहे हैं, और आपका जो अनुभव है, जो आजकल के बच्चे हैं और जो आपको प्रशिक्षण मिला, आपने कहा कि हमने गलतियां की, डांट भी खाई, और हमारे जो हमारे
वरिष्ठ थे, उन्होंने उस रूप में हमको निखारा। जब आपने पत्रकारिता शुरू की होगी तो पत्रकारिता के इस तरह से पत्रकार बनाने वाले संस्थान और विभाग उस रूप में नहीं रहे होंगे। मतलब जिनका भी हमने नाम लिया, कम से कम कुशाभाऊ ठाकरे जी और पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी, या आप खुद आपने बताया कि पिताजी के जो हमें पारिवारिक संस्कार मिला उसने हमको गढ़ा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बतौर शिक्षक प्राध्यापक जो आपका अनुभव है तब से अब तक, मतलब एक जब आपने खुद शुरुआत की और आज जब आप एक संस्थान के मुखिया के तौर पर नई पीढ़ी को देखते हैं उनके अंदर, दोनों में क्या अंतर पाते हैं? देखिए, एक तो हम लोग जिस समय में प्रवेश कर रहे थे, तो हमें मानते थे कि भाषा ही हमारी साथी है। तो हम अपनी भाषा को बहुत माँच के, बहुत पढ़ लिख कर के और बहुत तैयार होकर के उतरे थे। अभी जो मतलब मुझे थोड़ी-सी मतलब अंतर दिखाई देता है कि मैं अपने विद्यार्थी और अपने में अपने को उस जगह देख के, तो क्या अंतर है हम दोनों में, हमारे विद्यार्थियों में? तो सिर्फ़ ये था कि हम भाषा को लेके बहुत अलर्ट थे, बहुत सावधान थे, भाषा का सतर्क और सही इस्तेमाल करना चाहते थे। ये जो नई पीढ़ी हमारी आई है, वो बहुत स्मार्ट है और तकनीकी रूप से हमसे बहुत ज़्यादा दक्ष है, क्योंकि वो कंप्यूटर एज के लोग हैं, मोबाइल एज के लोग हैं और मोबाइल कम्युनिकेशन को समझते हैं। लैक जो हो रहा है, जहाँ पे कुछ हमें थोड़ी-सी कमी दिखती है कि वो भाषा को लेकर के बहुत लापरवाह हुए हैं। उन और इसका कारण ये है कि देखिए, लगभग पूरे मध्य वर्ग ने अपने बच्चों को शासकीय विद्यालयों से, हिंदी विद्यालयों से, भारतीय भाषाओं के विद्यालयों से हटा लिया है। तो बेसिक एजुकेशन से जो बच्चा आ रहा है, वो हिंदी या भारतीय भाषाएँ पढ़ कर के नहीं आ रहा है। काम उसको ग्लैमर के नाते हिंदी मीडिया में ज़्यादा मिलता है या भारतीय भाषाओं के मीडिया में ज़्यादा मिलता है। भाषा का संस्कार ना होने के नाते से उसको अपेक्षित परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है, जो हमें शायद कम करना पड़ा। हम पहले दिन से चीज़ों को करने लगे, अखबारों में हमारे आर्टिकल छपने लगे, सब करने लगे, पर नए बच्चे को थोड़ी-सी परेशानी होती है, क्योंकि उसकी जो ग्रूमिंग हो रही है, वो अंग्रेजी, 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 अंग्रेजी करके उसको पूरे परिवार में भी, मतलब घर में भी माता-पिता प्रेशर देते हैं कि वो अपनी भाषा में बात ना करे। फिर अचानक उसको जब बाहर निकलता है तो देखता है अवसर हिंदी और भारतीय भाषाओं में है। तो अवसरों की तलाश में और ग्लैमर में, ज़्यादा लोकप्रियता में वहाँ आ जाता है। फिर वो अंत में उलझ करके रह जाता है। तो मुझे लगता है थोड़ा-सा परिवारों में भी ये चीज़ डालने की ज़रूरत है कि अपनी भाषा से दूर होना कोई आवश्यक नहीं है। अच्छी अंग्रेज़ी जानकर भी आप हाँ। अच्छी हिंदी जान सकते हैं। 2 या 3 भाषाएँ अगर हम जान जाएँगे तो कोई गुनाह नहीं है। तो वो जो एक भाषा का केंद्रीकरण है या एक भाषा पर जो फ़ोकस है, क्योंकि देखिए, हम बहुभाषी समाज है। जब एक बहुभाषी समाज है, हमें 2-3 भाषाओं के साथ रहना सीखना पड़ेगा। और अगर हम इसके साथ अभ्यास नहीं करते तो हमें निश्चित रूप से परेशानी आएगी। और ये कम्युनिकेशन की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि हम जो कहना चाह रहे हैं वो कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन भाषा वैसे ही करना है। आप बोल के करो या लिख के करो, करोगे तो आप भाषा से। भाषा ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। मुझे लगता है ये हथियार कहीं न कहीं भोथरा हो रहा है या शब्दों के दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसी से मुझे दिमाग में आया कि आपकी जो पुस्तक है, आपने दोनों ही पुस्तकों में, अगर मैं बात करूं भारत बोध का नया समय और अमृतकाल में भारत, दोनों ही पुस्तकों में आपने नई शिक्षा नीति से जुड़े जो बदलाव हुए हैं और जो भाषा को लेकर अ, सरकार का, खासकर पिछले 9 सालों में जो सरकार रही है उस पर काम किया है। आपने अमृतकाल में भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित भी किया है और उन्हीं के काम पर आपने पूरा ध्यान दिया है। जो भारत बोध है उसमें भी कहीं न कहीं उसका मूल जो है वह विचारधारा है, जिसको हम राष्ट्रवादी विचारधारा कहते हैं। और हम ये मानते हैं कि सांस्कृतिक बोध को लेकर आप बहुत जागरूक। ये शिक्षा नीति जो है और जो पत्रकारिता का आपका अनुभव है बतौर प्राध्यापक, क्या इस दिशा में कुछ विशेष करने की कोशिश हो पाएगी कि भारतीय भाषाओं को जो मजबूती है वह उस स्तर पर, जमीनी स्तर पर, क्योंकि अभी चुनौतियां जो मुझे लग रहा है 2 तरह की, जो आपने अपनी बातचीत में भी कहा कि नई पीढ़ी बहुत स्मार्ट है, इंटरनेट से भी है, मोबाइल से भी है, हमारी तुलना में ज़्यादा जागरूक है, लेकिन भाषा को लेकर ध्यान नहीं दे रही। इधर सरकार का जो प्रयास है या प्रधानमंत्री जी का जो प्रयास है या जो आपका प्रयास है बतौर, आप लगातार पत्रकारिता में है कि भाषा की तरफ आप समझ पा रहे हैं कि कहाँ कमी है, तो इनके बीच संतुलन कैसे बन पाएगा और क्या आप कोई उम्मीद
पा रहे हैं कि नहीं, हमारी जो अभी जो दुरावस्था हम कह सकते हैं कि भाषा को लेके या संक्रमण की जो स्थिति है उससे दूर हो पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जो नई शिक्षा नीति है, उसको आप ध्यान से देखें तो 3 बातों को संबोधित कर रही है। पहला, वो जोर दे रही है नैतिक शिक्षा पे, क्योंकि मॉरल एजुकेशन को अगर हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं उतारा, तो दुनिया जीने लायक नहीं बचेगी। दूसरा, वो जोर देती है पर्यावरण शिक्षा पर, क्योंकि दुनिया रहने लायक तभी रहेगी जब अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे और अपने प्रकृति के साथ संवाद विकसित करेंगे। तो उसका बहुत ज़्यादा जोर इस पे भी है। तीसरी वो बात कह रही कौशल विकास पे, क्योंकि आज व्यक्ति पढ़ा तो है पर कुछ कर नहीं सकता। जितना अधिक पढ़ता जाता है उतना वो विकल होता जाता है, उतना वो लाचार बेकार होता चला जाता है। और आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली तो आप किसी काम के बचते नहीं हैं। इसलिए वो उसका सारा जोर जो है आत्मनिर्भरता पर है, कौशल विकास पे है कि आप। और जो अद्भुत बात है कि पूरी नई शिक्षा नीति में कहीं मीडिया या मीडिया शिक्षा शब्द का उपयोग नहीं है, पर ये जो मामला है तीसरा, आत्मनिर्भरता का, कौशल विकास का, मीडिया की जो पूरी एजुकेशन है वह कौशल विकास पर ही केंद्रित है। कि मीडिया की अच्छी पढ़ाई अगर आपने कर ली, आप भूखे नहीं मर सकते। आपको अगर अनुवाद आता है, आपको अगर स्क्रिप्टिंग आती है, आपको एडिटिंग आती है, आपको कोई भी एक काम आता है, आपको कैमरा भी आता है, कोई भी एक काम मीडिया का, कोई एक कौशल अगर आप सीख लेते हैं कम्युनिकेशन का, तो आप भूखे नहीं मर सकते। इवन लेटर ड्राफ्टिंग भी आप सीख गए तो भी आप लेटर ड्राफ्ट करके भी जिंदा रह सकते हैं। तो ये मूलतः कौशल विकास की शिक्षा है। और जो हमारे यहाँ देखिए आईएमसी, खासकर जिस संस्थान का मैं इस समय काम देख रहा हूँ, वहाँ पूरा जो एजुकेशन ही है हमारा, वह ट्रेनिंग मॉड्यूल पे ही है। हम बहुत सैद्धांतिक पढ़ाई पे जोर नहीं देते। इस बार भी आपकी जो पत्रिका निकलती इंडिया टुडे, वो पिछले 6 वर्षों से हमारा रैंक 1 बना हुआ है। इस ताजा अंक में भी हमारे संस्थान के बारे में 2-3 पेज की सामग्री इंडिया टुडे ने प्रकाशित की है। तो ये जो रैंकिंग है हमारी नंबर 1 क्यों बनी हुई है? रैंकिंग इसलिए बनी हुई है कि प्लेसमेंट और रिसर्च पे हमारा काम बेहतर है। पर प्लेसमेंट क्यों हो रही है? प्लेसमेंट इसलिए हो रही है हमारी, क्यों हम रेडी टू वर्कफोर्स तैयार कर रहे हैं। इसी बात पे जोर हमारी नई शिक्षा नीति दे रही है कि भाई सिर्फ पढ़ाओ मत, कुछ सिखाओ भी। जिस बात की बात महात्मा गांधी कहते थे बुनियादी शिक्षा की, कि आपने पढ़ाई तो कर ली पर आपको आता क्या है, आप कर क्या सकते हैं? आप बागवानी कर सकते हैं, आप खेती कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपको आता क्या है? आज समस्या है कि आदमी बीए पास है, काम उसे कुछ नहीं आता, एक काम नहीं कर सकता। तो ये जो शिक्षा है मीडिया एजुकेशन की, वह सैद्धांतिक शिक्षा नहीं है, वह कौशल विकास की शिक्षा है। और नई शिक्षा नीति का जो सपना है कौशल विकास, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर भारत बनाने का, प्राइम मिनिस्टर का, वो इसको संबोधित करती है। तो मुझे लगता है कि पूरी मीडिया एजुकेशन के जो लोग हैं, वो अपने मॉड्यूल में, अपने करिकुलम में परिवर्तन करें और इसको कौशल विकास की शिक्षा के रूप में रूपांतरित करें। कई स्थानों पर मैंने देखा है बहुत सैद्धांतिक पढ़ाई होती है, पर बच्चा वहाँ से निकल करके उसको ये तो पता है फीचर क्या होता है, पर फीचर लिख नहीं सकता। उसको 4 परिभाषाएं पता है इंट्रो की, पर इंट्रो लिख नहीं सकता। उसको पता है हेडिंग इज द हेडेक, पर हेडिंग लगा नहीं सकता। तो मुझे कहना है, ये रटाने के बजाय सिखाने पर जोर देना चाहिए। जब हम सिखाएंगे लोगों को तो अपने आप जो है हमारी शिक्षा ज़्यादा मीनिंगफुल होगी, ज़्यादा उपयोगी मनुष्य हम गढ़ पाएंगे। और एक विकल नागरिक जो हम तैयार कर रहे हैं अपनी शिक्षा से, विकलांग पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, दिव्यांग पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, वो एक समर्थ पीढ़ी तैयार होगी जो कुछ करने की क्षमता से लैस होगी। अब आपके तो अनुभव अलग अलग जगहों के हैं और पत्रकारिता के ही अनुभव हैं। अब मान लीजिए आपको ये अवसर, अब जनसंचार संस्थान का जो कार्य अनुभव है और कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय का और पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का, चूँकि मैं बार बार इन जगहों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जो दिल्ली और दिल्ली का जो सबसे बड़ा मीडिया का शिक्षा केंद्र है और जो पूरे देश में पढ़ाई होती है अलग अलग विश्वविद्यालयों में, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, वहाँ की पत्रकारिता को जानता हूँ। काशी विद्यापीठ में अलग पत्रकारिता का है और पूरे देश में पत्रकारिता के विश्वविद्यालय निजी स्तर पर भी चल रहे हैं। हमारा संस्थान भी मीडिया इंस्टीट्यूट चलाता है, बच्चों को ट्रेनिंग देता है। इंडिया टुडे का हर समूह के पास अभी संस्थान है। मौलिक तौर पर हम ऐसा क्या करें, क्योंकि जब कुछ समय पहले, कुछ साल पहले की बात है, मैं एक संस्थान में जहाँ सारे प्रभावी लोग मीडिया का जो संचालन करते हैं, मालिकान लोग, वहाँ पे ये बात हो रही थी कि वर्क फोर्स हमें ट्रेंड नहीं मिल पाती, जो आप अभी आपने भी अपनी बात में कही कि मीडिया का सिद्धांत तो हम पढ़ा देते हैं और
जनसंचार संस्थान इसलिए नंबर 1 है क्योंकि वह कौशल विकास की शिक्षा दे रहा है। आखिर इस फार्मूले को आखिरी जगह तक कैसे लेके जाएगी सरकार, या कैसे ले जाया जाए, इसके बारे में आपका क्या देखिए सोच? आप ये देखिए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की आप लिमिटेशन देखिए। हम सिर्फ डिप्लोमा कोर्स चलाते हैं। डिप्लोमा की अवधि ही कुल 9 महीने की है। 1 साल का भी पूरा नहीं है, 9 महीने की अवधि है। 9 महीने में वो ऐसा क्या करते हैं कि बच्चा एक उपयोगी पत्रकार के रूप में, जर्नलिस्ट के रूप में, मीडिया कर्मी के रूप में तैयार हो जाता है। पर हम वही कोर्स दूसरे स्थान पर बीए के रूप में, बीए मास काम, एमए मास काम 2 साल का, 5 साल का कोर्स कराने के बाद भी बच्चा उस कैपेसिटी में नहीं आ पाता। तो कहीं ना कहीं उस जो मॉड्यूल है टीचिंग का, उसमें कुछ गड़बड़ है। उस पर हमको विचार करना पड़ेगा। सिर्फ ये हम नहीं कह सकते कि वो दिल्ली में इंस्टीट्यूट है और बेस्ट रिसोर्सेज हैं और बहुत स्ट्रांग एलुमनाई इस नाते है, क्योंकि हमारे ढेकानाल के जो बच्चे हैं वो आज इंग्लिश मीडियम में लीडिंग पोजीशंस में है। ढेकानाल तो इतने रिमोट पर है, मतलब ढेकानाल तो दिखता भी नहीं दिल्ली से, कहाँ पे होगा। कई लोग पूछते किस स्टेट में है। जी जी। अब उड़ीसा में भी, भुवनेश्वर में भी नहीं, वो एक रिमोट स्थान पर है। पर एक परिश्रमी शिक्षकों के नाते जिन लोगों ने वहाँ काम किया होगा, वहाँ के कई हमारे बच्चे भी दिल्ली के अंदर मिलते हैं, वो बोलते हैं सर हम ढेकानाल के पढ़े हुए, बड़ी लीडिंग पोजीशंस में बड़ा काम कर रहे हैं। खासकर इंग्लिश मीडिया में तो बहुत बड़े पदों पर ढेकानाल कैंपस के विद्यार्थी बैठे हुए हैं। इसलिए मेरा मानना है कि दिल्ली और ढेकानाल नहीं है, किसी भी स्थान पर अगर अच्छे से प्रशिक्षण दिया जाए और अच्छे से साधना करके पढ़ाई की जाए तो अच्छे लोग निकल सकते हैं। देखिए हमारे आईआईटीज़ के कहाँ पे हैं, वो कोई दिल्ली में नहीं, सारे आईआईटी, एक आईआईटी दिल्ली पर रुड़की में भी थे, खड़गपुर में भी है। तो स्थान का बहुत महत्व नहीं है, एक्सपोजर आपको मिल सकता है कि चलो ठीक है वो चीज़ें होंगी। तो कहीं ना कहीं हमको अपने जो शिक्षा का मॉड्यूल है उसको कौशल विकास से जोड़ने की ज़रूरत है। और जो बहुत सारे संस्थान खुल गए हैं मीडिया शिक्षा के, वो अपने विद्यार्थियों के साथ अन्याय न करें। वो सिर्फ एक मनी मेकिंग की जो एक तरह से प्रैक्टिस है, वो थोड़ा चमक दमक करके। देखिए बड़ा स्टूडियो से कुछ नहीं होता, कंटेंट सब कुछ है ना, कंटेंट इज द किंग। तब भी था, आज भी है, जब बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी तो भी होगा। अब तो एआई का चैलेंज भी आ गया। आप भी एक एंकर से खबर पढ़वा रहे हो सना से, तो अब तो एआई का भी चैलेंज है। वो मेरे बायोटा को 3 तरह से करके दे देगा, वो अमेरिकन इंग्लिश भी देगा, ब्रिटिश इंग्लिश में भी देगा और सामान्य भाषा में भी देगा। तो अब एआई का चैलेंज आने के बाद हमारे जर्नलिज्म में जो लोग काम करने वाले हैं या कम्युनिकेशन की दुनिया में जो काम करने वाले लोग हैं, उनका चैलेंज और बढ़ गया है। क्योंकि अब समय जो है क्रिएटिविटी और आइडियाज का है, इसके साथ साथ मशीनों से लड़ने का भी है, क्योंकि मशीनें भी आपके खिलाफ खड़ी हैं। मशीनें जो है आपसे बेहतर काम करके दे देंगी, आपसे जल्दी काम करके दे देंगी, आपकी हमारी उपयोगिता क्या रह जाएगी, ये भी हमको सोचना है। इसलिए भाषा के तल पर बहुत संवेदनशील होकर के काम करने की ज़रूरत है। अपनी संवेदना को बहुत ज़्यादा प्रखर बनाने की ज़रूरत है। जिस संवेदना तक मशीनें न पहुंच सकें, उस संवेदना को स्पर्श करना होगा, क्योंकि मशीन की भी एक संवेदना है ना। फिल्म भी आई थी, आपने देखा होगा कि रोबोट फिल्म भी आई, रोबोट को ही प्यार हो जाता है। तो उस स्तर पर भी हमको काम करने की ज़रूरत, क्योंकि आने वाला जो समय है वो सरल समय नहीं है, वो मनुष्य को रिप्लेस करके मशीनों को स्थापित करने का समय है। तो मनुष्य अपनी इयत्ता, अपनी वजूद, अपनी आवश्यकता कैसे बनाए रख सकेगा, इस पर भी हमें सोचने की ज़रूरत है। हमें सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारी नौकरियों को थ्रेट है, बल्कि हमारी पूरी जो एक सोचने विचारने की प्रक्रिया है, विचारणा की जो प्रक्रिया है, जिसको हम कोलिजन ऑफ माइंड्स कहते हैं, वैचारिक साम्राज्यवाद, सब लोग एक जैसा सोचना शुरू कर दें, सब लोग एक जैसा बोलना शुरू कर दें, सब एक जैसी ड्रेस में हो जाएं, सब एक जैसे ही, ये जो कंडीशनिंग हो रही है हमारे दिमागों की, इस पर भी कहीं ना कहीं हमको विचार करने की ज़रूरत है। और कम्युनिकेशन की दुनिया के लोगों को इसको बहुत सतर्क होकर के इस दृष्टि से काम करने की ज़रूरत है। तो एक पत्रकार के सामने आज के समय में क्या चुनौती और क्या उसके योग्यता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या होना चाहिए? अगर मैं ये पूछ दूं कि मान लीजिए हमारे जो दर्शक हैं वो युवा भी होंगे और बहुत सारे लोग, चूंकि आप इस कार्यक्रम में हैं, तो बतौर लेखक साहित्य तक पर नहीं सुन रहे होंगे, बल्कि पत्रकारिता के छात्र हमें ज़्यादा सुनेंगे। तो अगर मैं ये सवाल पूछूं सीधा एक सवाल लाइन में कि आज जो पत्रकारिता की तरफ उन्मुख होने जा रहे हैं, या जो पत्रकार बनना चाहते हैं, या जो पत्रकार हैं, उनको क्या करना चाहिए कि वो उन अच्छे पत्रकार? देखिए मेरा मानना है कि ये जो दुनिया है पत्रकारिता की, उसको पत्रकारिता और मीडिया कह के हम थोड़ा सा सीमित कर देते हैं। मैं इसको कम्युनिकेशन की दुनिया कहता हूँ, संचार की दुनिया कहता हूँ, संवाद की दुनिया कहता हूँ। जैसे हम संचार और संवाद की दुनिया कहते हैं, वैसे हमारी दुनिया थोड़ी बड़ी हो जाती है, हमारी खिड़कियाँ
खुल खुल जाते हैं, जाती है ना। जैसे हमें पर्यावरण के लिए हमें कम्युनिकेटर्स चाहिए, हमें हेल्थ के कम्युनिकेटर्स चाहिए। आज हर विषय पे हमको कम्युनिकेटर्स चाहिए जो हमें अच्छे तरीके से चीज़ों को बता सके। आज आप देख रहे होंगे कि कितनी बड़ी संख्या में कम्युनिकेशन एक्सपर्ट की मांग पूरी इंडस्ट्री में हो रही है। आज क्या हो रहा है? क्योंकि हमें उसका एक्सपोज़र नहीं है, उसके नाते हम पहले जर्नलिस्ट बनते हैं। जर्नलिस्ट बनने के बाद हम रिटर्न करके हम कॉर्पोरेट पीआर में जाते हैं, कोई हेल्थ कम्युनिकेशन में जा रहा है, कोई एनजीओज के साथ जाके काम करता है। मतलब ये जो वाइस वर्सा कि आप उधर जाके फिर वापस आते हैं। अगर हमें उसका विस्तार पता होगा क्षेत्र का, तो हम डायरेक्ट वहां जाके काम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक पीआर एडवर्टाइजिंग का कोर्स भी चलता है। पीआर एडवर्टाइजिंग के जो हमारे विद्यार्थी हैं वो वर्ल्ड वाइड बड़ी कंपनियों को लीड कर रहे हैं और बड़े शिखर के पदों पे हैं। पर हमने भी उसमें भी देखा, उसमें भी कुछ बच्चे पहले जर्नलिज्म में गए, फिर रिटर्न होकर के वापस आए। तो ये जरा हमें इस कम्युनिकेशन का जो एक्सपोजर है उसको थोड़ा हमको देखना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन की दुनिया बहुत वाइड हो गई है, बहुत योग्य लोगों की आवश्यकता है और ये दुनिया ही क्रिएटिविटी और आइडियाज की है। भारतवंशियों को समस्या इसलिए नहीं है कि भारतवंशी पहले दिन से ही स्टोरी टेलर है। आप समझिए, आदमी कुछ नहीं कर सकता हिंदुस्तान में, कहानी तो अच्छी सुनाते ही है और हम पहले स्टोरी टेलर दुनिया के। दुनिया में सबसे पहले कहानियां कहने हमने शुरू की, चाहे वो महाभारत हो, हितोपदेश हो, तेनालीराम की कहानियां हो, बीरबल का, हम कहानियां कह रहे हैं पहले दिन से। दुनिया में किसी मुल्क ने इतनी कहानियां नहीं कही जितनी हमने कही है। हमारे जितने पौराणिक ग्रंथ हैं वो भी कहानियों से ही बात करते हैं और हम जब अखबार के अंदर जाते हैं हम भी ये कहते हैं हमारी स्टोरी ये है या आपकी तुम्हारी स्टोरी क्या है। तो ये जो स्टोरी टेलिंग की जो हमारी विधा है उसके हम मास्टर लोग हैं। तो इसलिए क्योंकि हमें स्टोरी टेलिंग आती है, क्योंकि हमारे पास विविध तरीके से हम कहानियों को कहना जानते हैं और इसलिए हमारी उपयोगिता इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि जो इंडियन फिक्शन होते हैं वो किस तरह से दुनिया भर की इस समय शेयर कर रहे हैं। भले आदिपुरुष की निंदा हुई हो पर बच्चों ने उस फिल्म का कितना आनंद लिया, देखिए बहुत ही मजे लिए लोगों ने उसके। तो क्योंकि कैरेक्टर्स हमारे पास हैं, क्योंकि हमारे पास अलग अलग तरह के नायक हैं, अलग है ना। चाहे आप उपनिषद में चले जाएं, बहुत बड़ा काम अभी उपनिषद गंगा का जो किया चंद्र प्रकाश जी ने, तो आप देखिए कि हमारे उपनिषद में, हमारे पुराणों में सब जगह कहानियां हैं। तो किस्सा हमें कहना आता है और ये जो कहन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप कहते हैं। कि ज्ञान तो ठीक है, ज्ञान है, पर ज्ञान तो लोगों के लिए नहीं होता। देखिए आप सामान्य जन किस्से कहानियों के माध्यम से आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं और आज आप देख रहे हो कि सिर्फ कहानी कहने के नाते से आज जो हमारी बॉलीवुड की इंडस्ट्री है उसको कितना बड़ा थ्रेड जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म ने पैदा कर दिया है, क्योंकि वो एक अलग तरीके से कहानियां कह रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा खुल करके वहाँ बातें हो रही हैं। तो ये भी एक चीज़ है कि इस कम्युनिकेशन की दुनिया को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। आपको अब बात नए तरीके से कहनी पड़ेगी और जो बातें कही जा चुकी थी सब कुछ कहा जा चुका है। ऐसा नहीं कि कहा नहीं गया है, सब कुछ कहा जा चुका है। पर आपका जो अंदाजे बयां है, जिसको गालिब की बात कहते हैं, भाई शायर तो हर जगह, जिसका दिल टूटता है वही शायरी करना शुरू कर देता है इस देश में। पर गालिब क्यों खास हैं? क्योंकि उनका अंदाजे बयां और है। तो इसलिए हमें अपने अंदाजे बयां पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि हम किस तरह से कह रहे हैं, क्योंकि लोगों को होल्ड करना बड़ा कठिन। देखिए एक जमाने में अखबार थे जो 24 घंटे में एक बार आते थे, रेडियो आए वो भी 2-3 बार दिन भर में कहानी समाचार सुनाते थे, फिर टेलीविजन आए कुछ कुछ समय के, जैसे आज तक हमारा है, पहले आधे घंटे का प्रारंभ हुआ, बाद में अभी 24 घंटे का चैनल है। तो आज 24 घंटे के चैनल हैं, हमारे पास चमकती हुई बहुत सारी स्क्रीन्स हैं, हमारे पास मोबाइल्स पे बहुत सारी चमकती हुई चीज़ें हैं, इतना बड़ा सोशल मीडिया है। तो आदमी के पास इसमें विकल्प बहुत है। आप अपने पे होल्ड कैसे इसको करोगे? कैसे आप 10 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट अपने दर्शक, श्रोता, पाठक को रोक लो, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। जैसे एक कार्यक्रम में श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, मीडिया विमर्श का कार्यक्रम था, वहाँ रायपुर आए थे। उन्होंने कहा पहले मैं एक अखबार को 40 मिनट तक पढ़ता था, 40 मिनट मुझे लगते थे अखबार कंप्लीट करने में। अब मैं 40 मिनट में जो है 40 अखबार पलट लेता हूँ। तो अखबार जिस दौर में पढ़े नहीं पलटे जा रहे हों, टेलीविजन सिर्फ रिमोट से उस पर खेल हो रहा हो, मोबाइल की स्क्रीन सिर्फ जो है स्क्रॉल की जा रही हो, उस समय में एक जो कंटेंट प्रोवाइडर है, कंटेंट राइटर है, कम्युनिकेटर है, उसके चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसके समाधान आने वाली पीढ़ी को खोजने पड़ेंगे कि वो अपने दर्शकों, पाठकों, श्रोताओं को किस तरीके से क्या करके लोगों को होल्ड कर सके। ये अब बहुत हम बड़ा आते हैं चैलेंज है। आपकी किताबों पर। अमृत काल में भारत, ये आपकी नई किताब है। इस किताब से आप कहना क्या चाहते हैं? क्योंकि मेरा ये मानना है कि अमृत काल में भारत जब आप कहते हैं तो यानी आप भारत के लगभग 75 सालों को आ, आप आकलित करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप प्रधानमंत्री जी की
फोटो आपने दे रखी है कि नरेंद्र मोदी जी, और ये अमृतकाल में भारत है। प्रधानमंत्री भी कहते हैं, भारत सरकार का पूरा प्रयास भी है, वो कहती भी है कि अमृतकाल में भारत है। लेकिन जब हम राजनीतिक तौर पर जाते हैं तो यह बराबर ये बयान आता है कि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया, या पिछली सरकारों के दौर में काम नहीं हुआ, और भारत में असली मायनों में जो राष्ट्रबोध है वह इस समय पैदा हुआ। देखिए, विकास और राष्ट्रबोध दोनों दो चीजें हैं। विकास नहीं हुआ ये तो मैं नहीं कह सकता, मैं ऐसा कहने वाला भी कौन होता हूँ, क्योंकि 75 सालों में कुछ नहीं हुआ, मैं ऐसा मानता नहीं। और मैं ऐसा भी नहीं मानता कि हिंदुस्तान 47 में बना, मैं दोनों बातें नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान बहुत पुरातन राष्ट्र है और बहुत लंबे समय से जो है युग युग तक बहता आता है, पूर्ण प्रवाह हमारा युगों से हमारा देश चल रहा है। आपने इस पुस्तक में बाकायदा जो है इसकी शुरुआत ही जो है वो होती है उत्तर यत् समुद्रस्य, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतीनां भारतीय संतति। तो बहुत पुराना राष्ट्र है और ये कोई 47 में बना हुआ देश नहीं है। 47 में हमने एक आज़ादी पाई उन लोगों से जिन आधारों पर हिंदुस्तान को खड़ा होना था, जिन मार्गों पर हिंदुस्तान को चलना था। अन्य अन्य कारणों से शायद गांधी जिंदा रहते तो एक अलग हिंदुस्तान होता, सुभाष होते तो शायद एक अलग हिंदुस्तान बनता। अन्य अन्य कारणों से भारत ने एक अलग दिशा पकड़ी, दुनिया की जो चकाचौंध थी या दुनिया के जो विकसित देश थे उनका रास्ता पकड़ा। जबकि हिंदुस्तान जैसी बड़ी आबादी जिसके पास थी और इतना सारा वो था, एक पुरातन इतिहास था, उस रास्ते पर हम नहीं चल पाए। तो इसलिए विकास और राष्ट्रीय जो धारा है वो अलग अलग चीज़ें हैं। विकास तो हुआ, पर 2014 के बाद जिस तरह से चीज़ों को संयोजित किया गया, जिस तरह से एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान की बातचीत शुरू हुई है और जिस तरह से अवसरों का जनतंत्र पैदा हुआ। देखिए, आज दुनिया में यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, चीन के अंदर जो बच्चा पैदा हो रहा है, जो बच्चा हिंदुस्तान के अंदर पैदा हो रहा है, आप स्वयं सोचिए कि किसके पास अवसर ज़्यादा है, किसके पास काम करने के ज़्यादा अवसर हैं, किसके पास ज़्यादा बड़ी दुनिया खुल रही है। तो जब आप इस बात का विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में एक अलग तरह से एक एनर्जी आई है। एक जो अवसाद था, एक निराशा थी कि हिंदुस्तान कुछ नहीं कर सकता, इस देश में कुछ नहीं हो सकता, इस देश में रहने से कोई फायदा नहीं है और ये तो कुछ कर नहीं सकता। एक निराशा भी थी राजनीति को लेकर के, भाई नेताओं ने ऐसा कर रखा है, नेताओं ने मुल्क ऐसा बना दिया, अधिकारियों ने ऐसा कर रखा। आखिर वही राजनीति है, वही राजनीति आज आश्वस्त कर रही है, वही राजनीति आज ये कह पा रही कि भाई ये जो है जनतंत्र सबका है और सब मिलकर के इस देश में आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ रहकर भी आप जो है आर्थिक समृद्धि, भौतिक समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से, अपने सांस्कृतिक प्रवाह से जुड़े भी रह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सत्ता का आश्वासन भले हो, पर इसको जनता का ठोस समर्थन भी है। लोग इस बात पर विश्वास, देखिए, झूठ बोल करके बहुत दिनों तक कोई भी चीज़ चलाई नहीं जा सकती। अगर नरेंद्र मोदी ने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो ये उनका सिर्फ आश्वासन नहीं था, बल्कि उनका एक संकल्प भी था और उस दिशा में प्रधानमंत्री निरंतर आगे बढ़े हैं और अपनी बातों से कन्विंस कर रहे हैं। इतने बड़े कोविड के सारे अभियान के बाद भी आप देखें कि भारत ने एक अपनी प्रगति सुनिश्चित की है। मैं उसकी अमेरिका से तुलना नहीं करना चाहता, चीन की इकोनॉमी से उसकी तुलना नहीं करना चाहता, करनी भी नहीं चाहिए। हम मूर्खता करेंगे अगर ऐसा करेंगे तो, क्योंकि हमने अभी तो स्टार्ट किया। जब 91 में हमने उदारीकरण स्वीकार किया, भूमंडलीकरण स्वीकार किया, हमारी दरअसल जो आर्थिक प्रगति यात्रा है प्रारंभ भी 91 में हो रही है। तो जब 91 में हमने आरंभ किया तो अमेरिका और उनको पीछे नहीं छोड़ सकते और न हमारे पास चीन जैसी व्यवस्था है कि हम लोगों को गला दबा करके उनसे 24 घंटे काम ले सकें या उनको हम प्रताड़ित करके अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत कर सकें। एक डेमोक्रेसी में रहने की सीमाएं हैं। एक डेमोक्रेसी में रहते हुए, सब लोगों को साथ लेते हुए, सबको कन्विंस करते हुए, सबका विचार करते हुए भी आप अगर आगे बढ़ते दिख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आश्वस्त होकर के इस चीज़ को देखना चाहिए और एक बार पलट करके मूल्यांकन जरूर करना चाहिए। अमृतकाल की जहाँ तक बात है तो अमृतकाल पिछले का मूल्यांकन नहीं है। अमृतकाल तो प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि आने वाले जो 25 साल हैं वो अमृतकाल है। 25 वर्षों में इस देश ने बहुत प्रगति की, पिछले 75 सालों में। आने वाले 25 सालों में जो कमियां रह गई उन कमियों को दूर करना है। पुराने जो काम हुए नहीं हुए उनका विलाप करने के बजाय नए संकल्प। देखिए, हम कब तक दूसरे नेताओं को कोसते रहेंगे, उनने ये नहीं किया, उनने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया। अब ये समय नहीं है। अब समय यह है कि आप और हम क्या डिलीवर कर सकते हैं। आने वाले 25 सालों में जिन चीज़ों के लिए हम अपने पुराने नेताओं, पुराने अधिकारियों को या अपने बुजुर्गों को कोसते रहे हैं, वो काम, वो गलतियां हम ना करें, आगे बढ़ें। अब हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते। मैं तो ये भी कहता हूं कि हमें बार बार किसी का नाम लेने की जरूरत भी नहीं। उन्हें उनसे जो बेस्ट हुआ वो किया उन्होंने। राष्ट्रीय आंदोलन से निकले हुए लोग थे, उनके हाथ में जो था उन्होंने श्रेष्ठतम अपना प्रदर्शन किया। अब हमारी जिम्मेदारी है, हम आगे बढ़ के जिम्मेदारियां निभाएं। अपने बुजुर्गों को कोसने के बजाय हम अब जिम्मेदारी निभाएं
और हम इसको डिलीवर करें और इसको वास्तव में जो प्रधानमंत्री का अमृतकाल, इन 25 वर्षों को अमृतकाल बनाएं और भारत को सब प्रकार के संकटों से मुक्त करें, विश्व की सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्था बनाएं, विश्व की सर्वश्रेष्ठ जीवन शैली जीने वाली व्यवस्था बनाएं, विश्व का नेतृत्वकर्ता बनाएं और विश्व को सुख शांति देने वाला बनाएं। इसमें मैंने इंडिया टुडे के ही प्रोग्राम में आदरणीय बिल क्लिंटन जी ने जो बात कही थी वही मैंने इसमें कोट की है, जो अपना जो मैंने संपादकीय लिखा है जी जी। इसमें उसी बात कोट किया है। आपके आज तक के कार्यक्रम में ही बिल क्लिंटन ने बोला था, उन्होंने कहा दुनिया भारत का बौना होना गवारा नहीं कर सकती, आपको दिग्गज होना होगा और सही किस्म का दिग्गज। वो ये क्यों कह रहे थे? वो इसलिए कह रहे थे, और 2017 में कार्यक्रम हुआ था, आप लोगों ने कराया था, वो इसलिए कह रहे थे कि एक राष्ट्र जो एक नायक होता है दुनिया का, वो भविष्य को देख लेता है। वो भविष्य को पढ़ रहे थे कि भारत अगर दिग्गज बनेगा, भारत अगर सुखी बनेगा, भारत ताकतवर बनेगा, यही दुनिया की सुख शांति की गारंटी। क्योंकि भारत को जमीनें नहीं कब्जा करनी है, भारत को जो है किसी को कुचल करके आगे नहीं बढ़ना है। भारत तो ऐसा मुल्क है कि आपने कश्मीर के सवाल पर पाकिस्तान का साथ दिया, फिर भी तुर्की संकट में आया, सबसे पहले भारत के लोग उतरे वहां पर, हमारे लोग जाकर के उन्होंने मदद की। और हम अपने लोगों को वैक्सीन नहीं दिला पाए, इसके पहले हमने दुनिया को वैक्सीन देनी शुरू कर दी और इसके नाते प्रधानमंत्री की आलोचना भी हुई कि आप अपने लोगों को तो पहले वैक्सीन लगा दो, फिर दुनिया को क्यों कर रहे हो, दिनायतदारी दिखा रहे हो। पर ये दिनायतदारी यही तो वसुधैव कुटुंबकम है। हम अपना पराया मानते नहीं ना, हम तो विश्व शांति की, विश्व मंगल की बात करते हैं, लोक मंगल की बात करते हैं। और हमारे साहित्य में भी लोक मंगल को इतना महत्वपूर्ण माना गया है, तो लोक मंगल में सिर्फ भारत का मंगल शामिल नहीं है, विश्व मंगल ही है। नहीं तो फिर हिंदी उर्दू और हिंदू मुस्लिम में इतना विवाद क्यों खड़ा होता है हमारे देश में? नहीं, विवाद कुछ नहीं, विवाद तो खड़े किए जाते हैं। आपको पता है जो भी विवाद आपको दिखते हैं या बनाए जाते हैं, ये सब राजनीतिक कारणों से होते हैं। देखिए, आप देखेंगे, आपको परंपरा में जाना पड़ेगा। आप जब परंपरा में जाएंगे और खोजेंगे उर्दू का पहला संपादक कौन है, तो उर्दू का पहला संपादक हिंदू है। उर्दू के जितने बड़े अखबार हैं सब हिंदुओं ने निकाले उनकी। तो ये जो भाषा की लड़ाई है, ये भाषा दरअसल ये तो बना दी गई, ये तो पाकिस्तान जो बन गया, उस पाकिस्तान का बहुत बड़ा खामियाजा बनने का उर्दू को भी भुगतना पड़ा। उर्दू कोई पाकिस्तान में पैदा हुई भाषा थोड़ी है। उर्दू पाकिस्तान भाषा तो बलूची है, पंजाबी है, उर्दू वहाँ की, उर्दू तो हमारी भाषा है, उर्दू उनकी थोड़ी है। पर कई बार क्या होता है, राजनीतिक कारणों से जब इस प्रकार के विभाजन होते हैं, उसका संघर्ष, उसका अभिशाप भाषाओं को भुगतना पड़ता है। उर्दू को भी एक उसका परिणाम भुगतना पड़ा, क्योंकि उर्दू पाकिस्तान बनने के पीछे एक बड़ा कारण भाषा भी थी और वहाँ पर लिटरली उर्दू थोपी गई वहाँ पर पाकिस्तान के लोगों पर, और इसलिए मुल्क टूटा। आप देखिए, भाषा के सवाल पर पाकिस्तान टूटा है। इस्लाम के नाम पर बना पर भाषा के नाम पर टूटा। और बांग्लादेश बना तो उसके भाषाई राष्ट्रवाद उसका कारण था। और आपको, हमें तो गर्व करना चाहिए कि बांग्लादेश का, भारत का जो है राष्ट्रगीत लिखने वाले दोनों एक भारतीय है कि टैगोर जी उसके लेखक है। तो भाषाई राष्ट्रवाद भी अपनी एक जगह रखता है और उसके नाते मुल्क टूटते हैं, मुल्क बिगड़ते हैं। और पर भारत की आप सफलता देखिए, इतनी सारी भाषाओं को बोलता हुआ, इतनी सारी भाषाओं को साथ लेकर चलता हुआ आज भारत आगे बढ़ रहा है। और मैं तो कहता हूँ इस अमृतकाल सिर्फ भारत का नहीं, भारत की भाषाओं का, भारतीय भाषाओं का भी अमृतकाल है। किस तरह से भारतीय भाषाएं एक विश्व पटल पे लौट करके आ रही हैं और भारतीय भाषाओं की दुनिया कितनी बढ़ गई है। आज आप वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के आते दुनिया भर में इनको सुना बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ हिंदुस्तानी पहुंचा ना हो, और वो पहुंचा तो अपनी भाषाओं के साथ। तो मैं ये मान के चलूं कि भारत बोध का नया समय से अमृतकाल में भारत तक हम पहुंच चुके हैं या कुछ अभी बाकी है? नहीं, देखिए, लक्ष्य जो होते हैं, एक लक्ष्य प्राप्त होता है, हम आगे लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। ये तो यात्रा है। हम जो हासिल कर लेंगे, कल हम 25 साल पूरे कर लेंगे अमृतकाल के, जिस दिन हमारा अमृतकाल संकल्प पूरा हो जाएगा, 100 साल भारत की आज़ादी के पूरे होंगे, वो हम नए संकल्प लेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे। यात्रा तो चलती रहती, जो लक्ष्य हासिल हो जाते हैं उन लक्ष्यों से हम आगे बढ़ते हैं। अब ना हन्यते की बात करते हैं। ये पुस्तक में कुल आपने 22 लोगों से जुड़े 21 लोगों पर अपनी बात आपने लिखी है, जिसमें बहुत सारे महान लोग भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जिनका नाम सामान्य तौर पर लोग नहीं जानते। अटल बिहारी वाजपेयी से शुरू करते हैं और कानू सान्याल पर 21वां आपका अध्याय है। इस पुस्तक की ज़रूरत आपको क्यों पड़ी? क्योंकि इसमें शब्द चित्र भी हैं, संस्मरण भी हैं, एक तरह से आपके लेख भी हैं, विचार भी हैं।
इसका मकसद क्या था इस पुस्तक को लिखने का? क्योंकि एक तरफ तो आप एकदम अकादमिक और बाकी वर्तमान भारत पर लिख रहे थे और दूसरे तरफ आप सीधे व्यक्तित्वों पर चले गए और उनमें भी बहुत महानतम मतलब पढ़ के मुझे आश्चर्य हुआ, जयललिता पर भी आपका लेख है। देखिए क्या है, ये लोगों की मृत्यु पर लिखे गए लेख हैं, मृत्यु पर लिखे गए लेख हैं, तो थोड़ा उसमें श्रद्धा तो है। और एक व्यक्ति का जो पूरा जीवन होता है, जो उसका कंट्रीब्यूशन होता है, मृत्यु के बाद दरअसल व्यक्ति का सही आकलन तो मृत्यु के बाद ही होता है। लोग कहते हैं ना, शव यात्रा से जाना जाता है कि आदमी कैसा कितना बड़ा आदमी था, उसकी शव यात्रा बताती है, उसकी अंतिम यात्रा बताती है। तो ना हन्नते जो ये किताब बनी, क्योंकि बहुत सारा वक्त मैंने छत्तीसगढ़ में गुजारा, जिस कानून सल्यान पर इसमें एक लेख है, तो कानून सल्यान से भी मेरी मुलाकात पत्रकार रहे थे, रायपुर में हुई, रायपुर में हुई। इसमें ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी व्यक्तिगत मुलाकात हुई। कोई ऐसा व्यक्ति इसमें नहीं है जयललिता जी को छोड़ के जिसको मैंने व्यक्तिगत रूप से मेरी मुलाकात नहीं हुई। सिर्फ जयललिता जी को मैं नहीं मिल पाया पूरे जीवन में, बाकी सब लोग हैं जो हमारी ज़िंदगी में कभी न कभी आए। या वो जैसे महेंद्र कर्मा जी छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े नेता थे और सरा जुड़ूम जैसा बड़ा अभियान नक्सलवाद के विरुद्ध चलाया। श्री नंद कुमार पटेल छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष थे और मेरा उनका बड़ा राब्ता था जब वो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उसके पहले वो गृह मंत्री रहे मध्य प्रदेश के। उनसे हमारा बड़ा संपर्क था, उनके सुपुत्र जो मार दिए गए उनके साथ ही। तो वो जो घटना हुई उसने मुझे बहुत हिला करके रख दिया। तो इन घटनाओं से गुजरते हुए, उन व्यक्तित्व से गुजरते हुए मैंने देखा, जैसे एक आदिवासी नेता थे बलिराम कश्यप, उनके बारे में भी मैंने इसमें अपनी स्मृतियां दर्ज की हैं। लखीराम अग्रवाल काफ़ी बड़े सीनियर लीडर थे बीजेपी के, अध्यक्ष रहे मध्य प्रदेश के। तो मुझे लगा कि व्यक्ति के जाने के बाद मैं इसको किस तरह से याद करता हूँ। जैसे अजीत जोगी जी हमारे छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर थे। उनके बारे में मैंने इसमें किताब में एक वाक्य लिखा है। बाद में फिर मुझे लगा कि ऐसा वाक्य लिखना चाहिए, नहीं लिखा। उसमें लिखा मैंने कि अजीत जोगी जब तक कलेक्टर थे तो राजनेता की तरह व्यवहार करते थे और जब मुख्यमंत्री बने तो कलेक्टर की तरह व्यवहार करने लगे। तो मतलब एक व्यक्ति की जो स्मृति होती है कैसे अपने पूरे जीवन से सिखाता है और उसकी जिंदगी के जो अनुभव हैं, उसकी जिंदगी की जो देन है, उसकी जो यात्रा है, वो कहाँ पहुंचना चाहता है, क्या करना चाहता है। तो इस नाते जिन लोगों के मैं करीब रहा, उन लोगों के बारे में थोड़ा सा मैंने आकलन करने का प्रयास किया। एक तरह से श्रद्धांजलि ही है और श्रद्धा से याद करना ही है। और इसमें कोई बहुत आलोचनात्मक स्वर भी नहीं, उनके नकारात्मक पक्षों आपने को, सभी की चूंकि इसीलिए और इसमें कोई विचारधारा का भी कोई आग्रह नहीं रखा है। इसमें कांग्रेस के भी लोग हैं, समाजवादी भी हैं, सोशलिस्ट भी हैं और जो है कम्युनिज्म, और एक तो एक्टिविस्ट ही हैं, कानून संजाल, ऐसे सारे लोग हैं। तो जो भी मेरी ज़िंदगी में आया, मुझे लगा मैं उसके कुछ गुणों के पास जा सकूं। और मेरा जो स्वभाव है वो मधुमक्खी जैसा है। मैं जो है क्या है, मधुर जो रहता है, कुछ मीठा रहता है, उसको निकाल करके मुझे लगता है हर आदमी में कुछ तो अच्छा होता है और उसका जिक्र ज़रूर करना चाहिए। वो किस विचार का है, कहाँ का है, किस रंग का, किस कलर का है, इसके बजाय उसके जो अच्छे गुण हैं। क्योंकि शायर लिखता है, खूबियाँ तो उसमें होंगी कुछ ज़रूर, क्यों किसी के ऐब ही देखा करूं। क्या बात है ना, क्या बात है। और एक शायर और लिखता है कि मसला ये भी इस दुनिया में कोई अच्छा है तो अच्छा क्यों है। तो मुझे लगता है कि आजकल सद्गुणों की चर्चा नहीं होती, व्यक्ति के एक दुर्गुण को लेकर हम दौड़ जाते हैं, उसके 99 गुणों को भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक जीवन में सकारात्मकता इससे आती है जब आप लोगों के सद्गुणों को याद करते हैं और जब आप अपनी जो बनाई बाड़ है, जो खूंटे हैं, उन खूंटों को तोड़ करके जब आप किसी को पसंद करते हैं, मुझे लगता है एक सुंदर दुनिया बनती है। क्या बात है। मुझे लगता है कि आपने इतनी अच्छी बात कही है कि इसके बाद कोई सवाल कायदे से मेरे पास बचना नहीं चाहिए। और दुनिया इतनी अच्छी हो, मनुष्यता इस स्तर पर पहुँचे कि किसी के लिए भी आपके मन में कोई दुर्भावना ना हो और प्रेम हर तरफ व्याप्त हो और हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छाई होती है, जैसा कि प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने कहा है। अगला प्रोजेक्ट क्या है? कुछ किताब उताब और आ रही है या किस विषय पर लिख रहे हैं? क्योंकि आपकी किताबें इधर जो आई हैं वो लगातार कहीं न कहीं से सरकार और उसके पक्ष में हैं और जितनी मजबूती से अपनी कलम से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी नीतियों के साथ खड़े हैं, बहुत कम लोगों ने इस दौर में उस तरह से अपने को रखा है। तो अगला प्रोजेक्ट क्या है? अगला प्रोजेक्ट मैंने भी श्री राजेंद्र माथुर पर एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है, राजेंद्र माथुर की पत्रकारिता पे। तो वो उस पर हमने रिसर्च का काम किया है, PhD भी हमको उस पर अवार्ड हुई है। मैं सोच रहा हूँ कि श्री राजेंद्र माथुर की जो समुची पत्रकारिता है उसको लेकर के, उस प्रोजेक्ट से ही प्रेरणा लेकर के एक
पुस्तक किताब। पत्रकारों के लिए लिखूं, क्योंकि रिसर्च का एक अलग जी फॉर्मेट जी। होता है, बुक्स का फॉर्मेट अलग होता है। तो वो किताब मैं इस साल तैयार करना चाहूँगा। दूसरा, अभी हाल में ही जो मीडिया विमर्श पत्रिका है, उसका मैंने एक इशू तैयार किया है। वो इशू है मीडिया का इंदौर स्कूल करके। मैं अच्छा। मानता हूँ कि इंदौर से देश के श्रेष्ठतम पत्रकार निकले, जिसमें प्रभात जोशी, श्री राजेंद्र माथुर, राहुल बारपोते, वेद प्रताप वैदिक, मतलब एक पूरी लंबी श्रृंखला है उन पत्रकारों की। तो एक इशू तैयार किया है, वो इशू भी इस हफ्ते छप करके आ रहा है। और इसके अलावा एक बड़ा काम हम कर रहे हैं मीडिया विवर्स के माध्यम से कि भारतीय भाषाओं पर केंद्रित अंकों के निकालने का। तो अभी हमने 7 भारतीय भाषाओं पर अंक निकाल लिया है। उर्दू पर निकाला है, गुजराती पर निकाला है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ऐसी 7 भाषाओं पे मैं अंक लेके आ चुका हूँ मीडिया विवर्स का। और मेरा प्रयास है कि जो 22 संवैधानिक भारतीय भाषाएं हैं जिनको संविधान सम्मत, उन पे सब पे अंक लाऊं, क्योंकि ये जो काम है बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारतीय भाषाओं के नाम पे नारेबाजी तो बहुत कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें भारतीय भाषाओं के लिए कर रहे हैं, पर काम भारतीय भाषाओं के नाम पे हिंदी का करते हैं। मैं इस पाखंड से बचना चाहता हूँ और इस अपराध बोध से बचना चाहता हूँ कि मैं हिंदी भाषी होकर सिर्फ हिंदी का काम करता हूँ। इसलिए मैं उन भारतीय भाषाओं में जो महत्वपूर्ण काम हो रहा है उसको रेखांकित करने के लिए एक श्रृंखला चला रहा हूँ। 22 अंक उसके निकलेंगे, जो 7 अंक छप के आ गए हैं। साउथ की चारों भाषाएं कवर कर चुका हूँ, गुजराती कवर कर चुका हूँ, और जो है उड़िया पर भी हमारा अंक अभी छप करके आ गया है। तो आने वाले समय में बाकी जो भारतीय भाषाएं बच रही हैं उन पर भी अंक लाने का मेरा प्रयास है। ये मीडिया विमर्श का जो प्रकाशन है, क्या ये जनसंचार संस्थान से अलग आपका निजी प्रयास है? ये निजी प्रयास है और आज के 17 साल पहले रायपुर से इसका प्रकाशन हमने प्रारंभ किया था। एक विषय लेकर के पूरा अंक प्लान करते हैं मीडिया विमर्श का, और निजी तौर पे ही इसको हम प्रयास कर रहे हैं। लेखकों का हमें सहयोग मिलता है और मूल ये है कि भारतीय भाषाओं को एक मंच मिले, पत्रकारों को एक मंच मिले, क्योंकि पत्रकार सबके बारे में बात करते, अपने बारे में बात नहीं करते। तो एक तरह से पत्रकारों को प्रबोधित करने के लिए उनको थोड़ा सा दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में, जैसे मैं हिंदी का व्यक्ति हूँ, पर मैं उड़िया नहीं पढ़ सकता, पर उड़िया जर्नलिज्म में क्या हो रहा है उससे मैं प्रेरित हो सकता हूँ, या वहाँ क्या हुआ है। क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर समस्या ये है कि न जानने की समस्या है, और सब कुछ हमने किया, सब कुछ हिंदी वालों ने किया, या उर्दू वालों को तो सब उर्दू वालों ने किया, पूरी आज़ादी की लड़ाई हिंदी वालों ने लड़ी या नॉर्थ के लोगों ने लड़ी। क्योंकि हमें संदर्भ नहीं पता, हमें नहीं पता कि किस स्तर की पत्रकारिता तमिल में हुई, मलयालम में हुई, कन्नड़ में हुई, तेलुगु में हुई। तो उसको एक वो है कि जब हम एक दूसरे को जानते हैं तो एक भाषाई सद्भावना भी विकसित होती है। तो और एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की जो बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वह भाषाई सद्भावना से और ज़्यादा संभव होती हुई दिखती है। उस दिशा में एक प्रयास है कि भाषाई सद्भावना का सेतु बने, उन भारतीय भाषाओं के अच्छे काम का रेखांकन। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, और फिर मिलेंगे, उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।